मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत शासन अधिनियम 1861। हम लोग इस एक्ट के प्रोविजंस को समझेंगे, प्रावधान को समझेंगे। आखिर इस एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिसका भारतीय समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन संचालन पद्धति में इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसकी पहली विशेषता थी, इस एक्ट के माध्यम से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से हर विषय पर अलग अलग मंत्रियों को उनके विभाग दिए गए, जिस पर वे अपने कार्यों को सही तरीके से संचालित कर सके। क्योंकि इससे पहले जो भी विषय या मुद्दे होते थे उन पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उस पर सलाह देते थे या नीतियाँ बनाते थे, मगर इस एक्ट के माध्यम से हर मंत्री अलग अलग क्षेत्रों पर कार्य करेगा और उसका लेखा जोखा सरकार को देगा। दूसरी विशेषता की बात की जाए तो कार्यकारी परिषद जो भी वायसराय की सहायक परिषद थी उसके सदस्य की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि पहले जो 4 थी उसको 5 कर दिया गया। और उसमें ऐसे प्रोविजंस थे, उन 5 में से 3 जो पद थे वे सरकारी कर्मचारी होते थे और दूसरे अन्य सरकारी कर्मचारी होते थे। अब बात करते हैं विधान परिषद में मनोनयन की, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से जो भी विधान परिषद थी, यानी कि जो परिषद किसी क्षेत्र विशेष के लिए विधियों का निर्माण करती है उसे ही विधान परिषद बोला जाता है। और यहाँ वायसराय की सहायक जो भी परिषद थी उसमें मनोनयन का प्रावधान किया गया, यानी इस एक्ट के माध्यम से वायसराय चाहे तो किसी समझदार व्यक्ति या ज़्यादा सूझबूझ वाले व्यक्ति को मनोनयन कर सकता था। और इस एक्ट में भारतीयों को भी मनोनयन का अधिकार मिला और वायसराय चाहे तो किसी भारतीय को विधान परिषद में मनोनयन के द्वारा कोई पद दे सकता है। अब बात करते हैं वायसराय के विशेषाधिकार। वायसराय के विशेषाधिकारों की बात की जाए तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से वायसराय की शक्तियों को बढ़ाया गया और इसी माध्यम से वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह मनोनयन भारतीय लोगों को भी कर सकता है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो। इस एक्ट के माध्यम से पोर्टफोलियो एक विशेष प्रावधान है जिसके माध्यम से हर विभाग के अलग अलग मंत्रियों की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष या किसी विषय विशेष पर हर व्यक्ति अलग अलग अपना कार्य करेगा। जैसे मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में हर मंत्री को अलग अलग विभाग दिए रहते हैं जिससे अपना कार्य सही और सुचारू तरीके से कर सके। मंत्रिमंडल से यही आशा है कि हर एक मंत्री को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। अब बात करते हैं विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो इस एक्ट में ऐसे प्रोविजंस या प्रावधान थे जिसके माध्यम से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से उनकी शक्तियों को वापस दिया गया, जिसको हम लोग शक्ति विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। क्योंकि जब भी शक्ति को अलग अलग निकायों में बांटा जाता है उसे ही शक्ति विकेंद्रीकरण कहा जाता है। धन्यवाद।